नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार आप सभी को जो हमने सबसे पहले जो पढ़ा है टोकन फ्री स्कूल के बारे में, उसके आगे अब हम जानेंगे फ्रांसीसी महासंघ क्या था और इसकी क्या योजना थी। तो हम इसमें जानेंगे कि जो यूरोपीय देश है जैसे ब्रिटेन है, हॉलैंड है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, ये सभी ने जो पश्चिमी देश क्या बोलते हैं कि पूर्व के देशों पे पूर्व जैसे अपने अपने इधर के देशों को पूर्व की देश कहा जाता था और उन्हें पश्चिमी देश कहा जाता था। तो पूर्व के देशों पे जो पहले से जो उनका शासन स्थापित था, मतलब हम लोगों के इधर के जो भी देश थे वो उनका उपनिवेश बना हुआ था। तो उनमें फिर से उनकी सत्ता कैसे बहाल किया जाए, इसके लिए वो क्या करना चाह रहे थे, उसके बारे में जानना है। तो फ्रांसीसी महासंघ की क्या योजना थी, इसके बारे में इसमें जानना है। तो सबसे पहले कोई भी आदमी चाहेगा कि जो मेरा जो साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसमें अपनी सेना को रखें, उसमें वहाँ पे अपना नीति लगाए और उसके हमसे छूटने ना पाए, इस तरह की नीति बनाए। तो इसमें दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन किन देशों के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंद चीन। तो हिंद चीन में जो क्षेत्र है उस पर फ्रांस का अधिकार है। तो फ्रांस का अधिकार है, तो इसमें हम जानेंगे कि फ्रांस ने क्या नियम अपनाए ताकि वह जो हिंद चीन है उसे पुनः वह अपने उपनिवेश में मिला ले, इसके बारे में बताया गया है। तो इसने 5 नियम बताए हैं। हमारे बुक में 5 नियम दिए गए हैं कि फ्रांस ने ये नियम लगाए जिससे वह जो हिंद चीन का जो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है वो उनके उपनिवेश बना रहे। इसी के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रांसीसी महासंघ की योजना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साम्राज्यवादी देश फ्रांस, ब्रिटेन, हॉलैंड और अमेरिका। साम्राज्यवादी मतलब साम्राज्यवादी ही तो है ये, फ्रांस, ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका, ये सब साम्राज्यवादी देश है। क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हम लोग अपना अपना उपनिवेश बनाए और अपने साम्राज्य का विस्तार करें ताकि हमें कच्चे माल आसानी से मिल जाए और हमें उस सामान को बेचने के लिए बाजार भी मिल जाए। और यही साम्राज्यवादी नीति है, ताकि और अधिक से अधिक जगहों पर उसका शासन हो, यही साम्राज्यवादी नीति है। और जो इस नीति को फॉलो करता है उसे साम्राज्यवादी देश कहा जाता है। अब ये लोग जो फ्रांस, ब्रिटेन और हॉलैंड, अमेरिका जैसे जो देश है वो अभी जो है वो पूंजीवादी देश है और पहले साम्राज्यवादी हुआ करता था। क्योंकि उनका माइंडसेट था कि उनका मतलब था कि हमेशा अपने जो सीमा का जो क्षेत्र है, मतलब भौगोलिक क्षेत्र, उसे विस्तार करते जाए। जितने अधिक देशों पे हमारा शासन होगा हम उतने अच्छे शासक कहलाएंगे। वह उस समय की बात थी, लेकिन अभी वह लोग पूंजीवादी देश के रूप में घोषित हो चुके हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हो गए। जो भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है, फ्रांस हो, अमेरिका हो, हॉलैंड हो, पोलैंड हो, जो भी हो, ब्रिटेन हो, पुर्तगाली हो, वो सभी मतलब कि अपने पुराने जो साम्राज्य था उसको स्थापित करने के लिए एकत्रित होते हैं और अपना अपना एक नियम बनाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इस बुक में कि जो ये हिंद चीन क्षेत्र है उसमें फ्रांस ने किस नियम को अपनाया, इसके बारे में दिया है। तो इसमें दिया हुआ है फ्रांस ने जिस नियम को घोषित किया वह निम्नलिखित है। निम्नलिखित कहने का मतलब दिया हुआ है हमारे नीचे, लेकिन ये हमारे दूसरे स्लाइड में दिया हुआ है। फ्रांस ने जो है सबसे पहले वह हिंद चीन जो है उसे एक यूनियन के रूप में घोषित किया जाएगा। यूनियन के रूप में घोषित किया है क्योंकि जो यूनियन का मतलब होता है कि अखंडित। जैसे हमारा भारत है, यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब अब जो हमारा भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो ये जो जितने भी राज्य है वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए फ्रांस ने जब हो ची मिन कह रहे हैं, मतलब हिंद चीन क्षेत्र को और उसका जो अपना जो भी उपनिवेश था उसे एक यूनियन में बांध देते हैं। तो लिखा हुआ है फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब फ्रांस के जो भी शासक थे उसने कहा कि जो फ्रांस का जितना भी उपनिवेश है, फ्रांस जो भी अपना पर्सनल उसका स्टेट है वो फ्रांस, और उसका जितना भी उपनिवेश है वो
सभी एक यूनियन के रूप में हैं अब, और यह अलग नहीं हो सकते, इन्हें आज़ाद नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका एक नियम बनाया गया। और फिर लिखा है हिंद चीन, ये दूसरा नियम है। हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। हिंद चीन एक जो फ्रांसीसी महासंघ है उसका एक स्वशासित प्रदेश मतलब अंग होगा। कहने का मतलब है कि जो फ्रांस है उसकी जो है वो यूनियन में है, जो हिंद चीन है वो यूनियन में है, लेकिन वहाँ पर जो भी काम होंगे वह वहाँ वहाँ का जो नेता होगा उसकी इच्छा के अनुसार किया जाएगा, ऐसा कहा गया था मगर ऐसा होता नहीं था। और जो ये स्वशासित अंग होगा मतलब यह खुद अपना जो उसका नेता होगा उसके हिसाब से ही यहाँ का नियम कानून फॉलो होगा, लेकिन वह संघ का मतलब फ्रांसीसी महासंघ का अंग होगा, मतलब उसके अंदर में ही रहेगा, लेकिन उसका नियम कोई नहीं चलेगा। वह विदेश की नीतियों पर मतलब जो हिंद चीन के क्षेत्र हैं वह विदेश नीति पर और सेना के सेक्टर में जो भी मतलब उनकी सुरक्षा इंटरनेशनल बॉर्डर की जो बात होगी, जितनी भी समस्या होगी वह फ्रांस देखेगा, और बाकी बात समस्या वह खुद अपने आप देख लेगी, चाहे शिक्षा हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, जो भी समस्या हो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जानेंगी। और यही स्वशासित अंग कहलाएगा, यही स्वशासित मतलब शासन कहलाएगा। और जो भी इंटरनेशनल मतलब विदेश की नीति हो, किसके साथ किस देश के साथ उसको संबंध रखना है नहीं रखना है, किसके साथ व्यापार करना है नहीं करना है, ये और जो भी उसके सेना का जो मैटर होगा वह फ्रांस देखेगा। यह इस नियम में बताया गया था। तो इसमें दूसरा नियम हमने बता दिया, हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। कहने का मतलब यह खुद चलाएगा अपना शासन, यहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट होगा जो वहाँ का जनता के द्वारा चुना जाएगा वह खुद शासन चलाएगा, लेकिन वह विदेश नीति पे और सेना के मैटर में कुछ नहीं बोल सकता है। यह उसका ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम में है क्या लिखा हुआ, हिंद चीन के विविध संरक्षित राज्यों एवं कोची चीन को मिलाकर एक संघ राज्य बनाया जाएगा। हिंद चीन को ना पूरा विधिवत संरक्षित करने के लिए कोचीन और चीन को मिलाकर के एक राज्यों का संघ बना दिया गया, ताकि यहाँ के जितने भी छोटे छोटे स्टेट हैं वो मतलब छोटे छोटे जैसे कोची चीन क्या बोलते हैं कि कोचीन है, चीन है, ये सबको एकत्रित कर मतलब मर्ज कर दिया गया और एक राज्य में घोषित कर दिया, जैसे वियतनाम घोषित कर दिया गया हो, चाहे कोई और दूसरा स्टेट कर दिया हो, चाहे मान लीजिए कि हिंद चीन ही घोषित कर दिया गया हो, ऐसा कर दिया गया ताकि वो लोग एक हो जाए। अगर किसी दो राज्य को मिला करके एक कर दिया जाए तो वो दोनों राज्य का जो भी मैटर होगा अब एक आदमी के हाथों में होगा और एक ही आदमी उसको फरिया लेगा, और अकेला होगा कोई आदमी तो झगड़ा ही नहीं होगा। ऐसा उनका जो मानना था वो उन्होंने नियम लगा दिया ताकि जो छोटे छोटे स्टेट हैं उनका आपसी मैटर ना हो और हमेशा यहाँ पे लड़ाइयाँ ना हो सके, क्योंकि छोटे छोटे जगह होंगे तो इसका एक अलग नेता होगा, उसका अलग नेता होगा, उसका अलग नेता होगा, और आपस में ये लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने उनको मर्ज कर दिया, तीनों को मिला करके जितने भी स्टेट हैं उनको मिला करके एक अच्छा सा यूनियन बना दिया, संघ बना दिया, अब बता दिया कि ये अलग नहीं हो सकते, इसको अलग करना नहीं है तुम लोगों को। इस प्रकार से वो नियम लगाने लगे और जिससे वह सभी एकत्रित हो गए और अच्छा शासन चलाएंगे। अब हमारे पास है चौथा नियम, ये लास्ट नियम है, 5 नियम नहीं बल्कि 4 ही नियम है इसमें। हिंद चीन संघ की विदेश नीति और सेना पर फ्रांसीसी महासंघ स्वतंत्र रहेगा। जो हिंद चीन क्षेत्र है वह मतलब उसको संघ की जो भी विदेश नीति होगी, फ्रांस की जो विदेश नीति होगी और सेना वाली जो नीति होगी वह सभी जगह लागू होगा। इसमें फ्रांसीसी महासंघ स्वतंत्र रहेगा, यानी ये सभी ये विदेश की नीति और सेना की नीति किसी भी देश पर मतलब किसी भी देश मत कहने का मतलब है उसका जो उपनिवेश है उस पर लागू करने के लिए ये आज़ाद है। यह उन देशों के बस की बात नहीं है जो इस यूनियन के अंतर्गत आते हैं। इसमें केवल और केवल फ्रांस ही जो भी नियम लगाएगा विदेश नीति और सेना पर वही लगेगा सभी देशों पे। तो इसके बाद जो है हमें समझना हानोई समझौता। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, इसको आज़ाद करने का समय आया तो मतलब एक समझौता किया गया जिसके द्वारा उसको वियतनाम को जो भी है हिंद चीन क्षेत्र उसको आज़ाद करने की बात आ गई। सबसे पहले फ्रांसीसियों को बहुत परेशान किया गया वियतनाम में,
वियतनाम वासियों ने बहुत सारे मतलब युद्ध किए, जिससे फ्रांस और जर्मनी दोनों को हरा देते हैं और उन्हें एक समय के लिए इस बात के लिए राजी कर लेते हैं। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी उनका समझौता होता है, उसमें फ्रांस ने जो नियम लगाए उसे कुछ दिनों तक अच्छी शासन चली, और फिर फ्रांस ने अपने नए नए नियम से उसको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए वहाँ की जनता ने फिर विद्रोह कर दिया, जिससे में पढ़ना है हमें। अब जानना है कि सागौन पर अधिकार प्राप्त करने के बाद फ्रांस वियतनाम में गणतंत्रता को समाप्त कर हिंद चीन को अपने अधिकार हिंद चीन में अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास में लग गया। जब सागौन मतलब एक देश है, मतलब एक स्टेट है छोटा सा, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जैसे ये नियम अपनाए, तो उसने सेना भेजी। विदेश नीति तो अपनाना नहीं था इसे, और उसने जो भी सेना भेजी फ्रांसीसी सेना, वह यहाँ पे उसके इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा के नाम पे आई और इसके जो एक क्षेत्र है सागौन, उस पर कब्जा कर लेता है। और सागौन पर अधिकार प्राप्त करने के बाद जो फ्रांस है वह वियतनाम में अपना अधिक पैर फैलाने लगता है, यानी वो उसके सभी जो छोटे छोटे क्षेत्र को अपने सागौन के क्षेत्र में मिलाने लगता है, और इस प्रकार वह पुनः अपना जो भी शासन है वो स्थापित कर लेता है। प्रयास करने में लग गया है, लेकिन मतलब पूरी नहीं कर पाता है, बल्कि इसे कुछ दिनों बाद वहाँ की जनता जोरदार मतलब एकदम बढ़िया सा विद्रोह करके उसको भगा ही देती है लास्ट में। तो ये हानोई समझौता के द्वारा ये जो हिंद चीन क्षेत्र है वह आज़ाद होता है। हम लोगों के यहाँ भी समझौता हुआ था, और उसके बाद हमारा देश को आज़ाद कर दिया गया था। तो फ्रांसीसियों ने भी एक समझौता किया, हानोई समझौता, और उसके द्वारा वियतनाम को आज़ाद कर दिया गया। तो लिखा हुआ है इसमें 16 मार्च 1946 को फ्रांस ने वियतनाम के साथ समझौता किया, जिसे हानोई समझौता कहते हैं। इस समझौता के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार कर दिया गया। तो जो फ्रांस है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विदेशी नीति में मतलब अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जो यूनियन का एक नीति लाया था, उसको बदलते हुए उसने हानोई समझौता के द्वारा वियतनाम को स्पेशली वियतनाम को हिंद चीन क्षेत्र से आज़ाद कर देता है। तो यह जो वियतनाम है वह 16 मार्च 1946 को आज़ाद हो जाता है हानोई समझौता के द्वारा। तो हमें आज हानोई समझौता में इतना ही पढ़ना था कि वियतनाम की आज़ादी कैसे मिलती है। इसके आगे भी बहुत सारे समझौते हैं जिसके द्वारा हम जानेंगे कि और भी देश हैं और भी जो भी क्षेत्र है वह कैसे आज़ाद हुए थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऐसे ही इसको पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।